नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील त्रिवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फेवरेट चैनल पर। और जैसा कि आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और आज जो हमारा पार्ट है ये है 22 जून। आज के इस पार्ट में इम्पोर्टेंट ग्रामर, वोकेबलरी और आरसी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, नोटबुक से नोट करेंगे और इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है। योर फर्स्ट वर्ड इज, क्या बताना है आपको यहाँ पर? ये आपको बताना है सिनोनिम्स। और पहला वर्ड आपका है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है सिंपैथाइज। दोस्तों, सिंपैथाइज मतलब होता है सहानुभूति देना। और सहानुभूति देने से क्या होता है, हम किसी को ताकत देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथेन करना। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका वर्ब है। ठीक है। डिवाइड बांटना होता है, स्कैटर बिखेरना होता है, डिले देर करना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्पीटस। इम्पीटस का मतलब होता है जो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि इम्पीटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्या है, देखिए, हिंड्रेंस रुकावट है, डिले देर है, बर्डन बोझा है। तो आंसर हो जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, या इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट। तो जो चीजें सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसका एक और बढ़िया सा मीनिंग होता है, इसको कह सकते हैं एमिनेंट। दोस्तों, अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है डिस्पैरिटी। और हाँ, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। अगला वर्ड डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी। मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, भेदभाव। आंसर हो जाएगा बी। इक्वलिटी इसका अपोजिट हो जाएगा, समानता होता है। सिमिलरिटी भी समानता होता है, बैलेंस भी समानता होता है। इन डिस्पैरिटी के जो अपोजिट्स हैं वो हैं इक्वलिटी, सिमिलरिटी और बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है कोहिरेंट। दोस्तों, कोहिरेंट का मतलब होता है होल्डिंग टुगेदर। इसका मतलब होता है होल्डिंग टुगेदर, मतलब होता है एक साथ पकड़ना, एक साथ मिलाना, यानी कि जोड़ना। तो दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? कनेक्टेड, जुड़ा हुआ। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका है एडजेक्टिव। इलॉजिकल, लॉजिकल से बनाया गया। लॉजिकल मतलब होता है जो चीजें रीजनेबल होता है, और इर लगा दिया गया नॉट रीजनेबल, जो रीजनेबल नहीं है। कंफ्यूज्ड, भ्रमित होता है। और एब्रप्ट का मतलब होता है सडन, जो अचानक है, सडन है, वो एब्रप्ट कहलाता है। दोस्तों, अगला वर्ड है ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब होता है सिंपल, यानी सरल। तो ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? सिंपल होता है, सरल होता है। लेकिन ऑस्टियर का एक और मतलब होता है जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियमों का पालन करता है। आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट। लग्जूरियस, विलासिता से भरा हुआ। प्लेजेंट, सुखद होता है। और फ्लेक्सिबल, लचीला होता है। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है बॉल्स्टर। बॉस्टल का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना, यानी इनकरेज करना, उत्साहित करना।
अब देखिए इनकरेज करने से क्या होता है, हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो इसका हो जाएगा सपोर्ट करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। अपोजिट हो जाता है वीकेंड, कमजोर करना, इग्नोर, टालना, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। अगला वर्ड आपका है एल्सिट। एल्सिट का मतलब होता है ब्रिंग आउट, यानी बाहर निकालना। आंसर हो जाएगा ड्रा फोर्थ, किसी चीज को बाहर निकालना। सप्रेस दबाना होता है, हाइड छुपाना होता है, ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। और रिजेक्ट नकारना होता है। दोस्तों अगला वर्ड आपका है प्लेजिबल। प्लॉजिबल, और प्लॉजिबल का मतलब होता है वो चीजें जो प्लीजेंट बट नॉट गुड, जो अच्छी तो है, सॉरी प्लीजेंट तो है लेकिन अच्छी नहीं है, धोखेबाजी से भरी हुई होती हैं, प्लॉजिबल कर सकती हैं, ये हो जाता है आपका फॉल्स। डाउटफुल, संदेह से भरा हुआ, बिलीवेबल, विश्वास करने योग्य, और इम्पॉसिबल मतलब होता है नॉट पॉसिबल, असंभव कहलाता है। दोस्तों अगला वर्ड आपका है कर्टल। कर्टल का मतलब होता है, कर्टल का मतलब होता है छोटा करना, यानी कह सकते हैं शॉर्टन, छोटा करना, लेसन करना, मिनिमाइज करना, एब्रिस करना, कर्टल करना, ये सब से मीनिंग होता है छोटा करना। तो और इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस करना, कम करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। एक्सटेंड इसका अपोजिट रहेगा बढ़ाना, एक्सपैंड फैलाना बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना, ये इसके सारे एंटोनिम्स हैं। दोस्तों सिनोनिम्स का लास्ट वर्ड आपके सामने आ रहा आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है हार्ड, जो चीजें हार्ड हैं या डिफिकल्ट हैं, आर्डुअस कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा, और हाँ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है एडजेक्टिव। अपोजिट हो जाएगा इसका इजी, स्मूथ, क्विक, सरल, अपोजिट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपका है, अगला सेक्शन सेकंड जो है वो बात कर रहा है एंटोनिम्स की। अब हम लोग 10 एंटोनिम्स करते हैं और ये सारे सारे वर्ड्स आपके किसके हैं, द हिंदू एडिटोरियल सेकंड जून के। दोस्तों अगला वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, हार्श, सेवियर, ये इसके सारे हैं सिनोनिम। स्ट्रिक्ट कहलाता है, कठोर कहलाता है, और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। लेकिन हमें बताना है अपोजिट, तो बच्चों इसको अपोजिट जाता है लीनियंट। लीनियंट मतलब होता है जो बहुत काइंड है या बहुत जनरस है, दयालु है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है ऑब्स्क्यूर। दोस्तों ऑब्स्क्यूर का मतलब होता है जटिल, कठिन या हिडन, या वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट या अननोन, और इन सब का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लियर, स्पष्ट हो जाएगा। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है टेडियस। टेडियस का मतलब होता है टायरसम। अब देखिए जो टायरसम चीजें होती हैं, थकी हुई होती हैं, थकावट करने वाली होती हैं, या ट्रबुलसम कह सकते हैं, कष्टकारक होता है। और कष्टकारक चीजें कौन सी, जो बोरिंग होती हैं, लेंदी होती हैं, डल होती हैं, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। लेकिन हमें देना है एंटोनिम, तो ये हो जाएगा इंटरेस्टिंग। तो टेडियस, बोरिंग, ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव। अगला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत मेहनती, या कह सकते हैं हार्ड वर्किंग। अगर आप बहुत मेहनती हैं तो आप डिलीजेंट हैं। इसका एक और मीनिंग हो सकता है, इसको आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग,
इसका एक और मीनिंग हो सकता है, इसको आप कह सकते हैं लेबोरियस। जो लेबोरियस लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, डिलीजेंट कहलाते हैं। और दोस्तों इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अच्छा, एक और है, जो लेबोरियस लोग होते हैं वो केयरफुल होते हैं, एक्टिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और आपको पता है अपोजिट क्या हो जाएगा? लेजी। और इन सारे वर्ड्स का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कम, ठीक है, मतलब थोड़ा, छोटा, या लिमिटेड, या मीगर, या रेयर, ये सब इसके क्या है? ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और स्कार्स एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है स्कार्सिटी। और दोस्तों स्कार्सिटी का मतलब हो जाता है एक तरह से कमी या लैक, ये नाउन बन जाता है। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है, हॉस्टाइल का मतलब होता है जो इंसान बहुत अग्रेसिव है, वायलेंट है, हिंसक है, एंग्री रहता है हमेशा, यानी कि आपके साथ जो हमेशा दुश्मनी निभाता हो। अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, यानी कि हॉस्टाइल, अग्रेसिव, वायलेंट, एंग्री, ये सबसे मीनिंग है बहुत नाराज, क्रुद्ध। और अपोजिट हो जाएगा फ्रेंडली। और हॉस्टाइल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और हॉस्टाइल का नाउन बन जाता है हॉस्टेलिटी। और दोस्तों हॉस्टेलिटी का मतलब हो जाता है एनमिटी। तो हॉस्टाइल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एनिमी। नेक्स्ट वर्ड है सप्रेस। सप्रेस मतलब होता है किसी को दबाना। दबाना मतलब होता है कंट्रोल करना, या हाइड करना कह सकते हैं, छुपाना, लिमिट करना कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इनका वर्ब है। तो सप्रेस, कंट्रोल, हाइड, लिमिट सबसे मीनिंग है। और अपोजिट हो जाएगा इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। सप्रेस वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है, दोस्तों उसका नाउन हो जाता है सप्रेशन। अगला वर्ड है बेनेवोलेंट। अब देखिए बेनेवोलेंट कैसे बनाया गया। देखिए वर्ड आपके सामने बेनेवोलेंट कैसे बनाया गया। देखिए वोकैब को लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एटमोलॉजी। देखिए आपके इस चैनल पर बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं रूट वर्ड के, अगर आपको रूट वर्ड पढ़ना है। और जो रूट वर्ड हम पढ़ाते हैं, तो आपकी एक बहुत फेमस बुक आती है बाजार में, इसका नाम है वर्ड पावर मैटिजी। तो दोस्तों वर्ड पावर मैटिजी जो नॉर्मल लेविस की बुक है उसको पढ़ाते हैं। उसमें देखिए क्या सिखाया गया कि वर्ड को पढ़ने के लिए रूट वर्ड क्या है उसको देखा करो, उसका सफिक्स क्या है, और उसके पहले प्रीफिक्स कौन सा आया हुआ, इस तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कैसे पढ़ोगे। बेने का मतलब होता है गुड, और वोले का मतलब होता है विल। तो किसी के लिए गुडविल रखने वाला इंसान बेनेवोलेंट होता है। और दोस्तों मेल या मेला का मतलब बैड होता है, और वोले विल होता है, किसी के लिए बैड विल रखने वाला इंसान मेलवोलेंट कहलाता है। ये अपोजिट हो जाएगा। दूसरा बेनेवोलेंट मतलब दयालु, काइंड हो जाता है, या जनरस हो जाता है, या हेल्पफुल हो जाते हैं। ये सब इसके सेम मीनिंग्स हैं। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों वो एडजेक्टिव है। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है रिजिड। दोस्तों रिजिड का मतलब होता है, रिजिड का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही स्ट्रिक्ट है, हार्ड है, स्टिफ है, रिजिड कहलाता है। या कह सकते हैं एडमेंट है, या कह सकते हैं स्टबर्न है, अड़ियल है, या कह सकते हो ऑब्डुरेट है, या कह सकते हो इंट्रांसिजेंट है, या कह सकते हो इंट्रैक्टेबल है। तो बच्चों ये सब इसके सेम मीनिंग्स हैं रिजिड के।
अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। अब देखिए एक और सर, इन सारे वर्ड्स का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। दोस्तों अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है, ये सब इसके सेम मीनिंग है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो दोस्तों कठिन का अपोजिट क्या हो जाता है, सिंपल, सरल। तो हमने दो सेक्शन पूरे कर लिए। अब नेक्स्ट थर्ड सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और अब हम लोग आते हैं अपने ग्रामर के सेक्शन पर। यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, एरर डिटेक्शन, यानी कि हर सेंटेंस में हमें एरर को डिटेक्ट करना है, एरर डिटेक्शन कहलाता है, या इसका दूसरा नाम होता है स्पॉटिंग एरर। ठीक है, यानी हम लोगों को क्या करना है, सेंटेंस में एरर को स्पॉट करना है। आइए अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी ग्रामर चाहिए होती है। दोस्तों एक और चीज बता दें कि ज्यादातर जो एरर आती है स्पॉटिंग एरर में वो आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा इन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और इसका वर्ब क्या है। फिर इनको एग्री कैसे कराते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर रैपिडली। यानी कि जो एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि जो अप्लाई करते हैं, उनकी जो संख्या है वो हर साल तेजी से बढ़ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या सीखना है कि ये सब्जेक्ट हमारा है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और वर्ब क्या है, आर इंक्रीजिंग। तो देखिए जब भी सब्जेक्ट में द नंबर आता है तो वो सिंगुलर होता है, और अगर आपका ध्यान रखिएगा, एक और चीज सीखिएगा कि अगर आपका आ नंबर आता है तो वो आपका प्लूरल होता है। तो यानी ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, तो ये इज हो जाएगा, आंसर आपका हो गया बी। दोस्तों अगला है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू अटेंड द सेमिनार। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स और वर्ब क्या है, हैव गॉन टू अटेंड। अब हमें क्या करना है, बस SSPP चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, और एक रूल होता है कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होते हैं, एज वेल मींस और भी, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट को देखती है। तो ही सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हैव नहीं हो जाएगा, हैव का सिंगुलर हो जाएगा हैज, और आंसर हो गया बी। थर्ड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा है वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए क्या एक रूल होता है कि जब भी सब्जेक्ट में ऑफ लगा हो उसके पहले एक वर्ड आता है, उसके बाद का वर्ड प्लूरल होता है, तो वर्ब हमेशा ऑफ के पहले वाले को देखती है। तो वन लगा है, वन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और दोस्तों हमारा हैव का सिंगुलर होता है हैज। तो आंसर फिर से बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। फिर से देखिए देखिए सारे क्वेश्चंस इसी रूल से निकल रहे हैं। अगला देखिए क्या है, नाइदर ऑफ द टू ऑप्शंस, ये सब्जेक्ट है, आर सुइटेबल फॉर दिस केस, तो आर सुइटेबल वर्ब है। अब देखिए ये SSPP करना है। फिर से देखिए ऑफ लगा हुआ, इसके बाद का नाउन प्लूरल है और पहले क्या हुआ, नाइदर। तो जब नाइदर वर्ड आता है तो ये सिंगुलर होता है, वर्ब आपका सिंगुलर आता है, तो यहाँ पर हमारा आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। अगला है द कमेटी हैव गिवन। अब देखिए कमेटी सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, हैव गिवन। तो हमें ये देखना है कमेटी सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दोस्तों कमेटी आपका कलेक्टिव नाउन है, और एक रूल होता है कि अगर कोई हमारा कलेक्टिव नाउन आपस में एग्री हो रहा हो तो उसको सिंगुलर मानते हैं, वर्ब सिंगुलर आता है, और अगर वो आपका डिसएग्री हो रहा हो तो उसको प्लूरल मानते हैं और वर्ब आता है प्लूरल। तो कमेटी यहाँ पर क्या कर रही है, डिसीजन दे रही है। तो दोस्तों डिसीजन कब आएगा,
और वो भी कैसे हो रही है, अनएनिमसली, मतलब एक मत से। तो फिर वर्ब सिंगुलर आएगा, इसलिए हैव नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा हैज। दोस्तों अगला वर्ड है शी इज मैरिड विद ए डॉक्टर। यहाँ पर बहुत सिंपल रूल है, जब भी कोई किसी से शादी करता है तो मैरिड के साथ विद नहीं आता है, टू आता है। तो यहाँ पर विद की जगह पे टू हो जाएगा, आंसर बी। अगला देखिए है आई प्रेफर कॉफी देन टी इन द मॉर्निंग। बहुत सरल है, प्रेफर कॉम्पिटिटिव डिग्री है, और वैसे तो कॉम्पिटिटिव बाद देन लगाते हैं, लेकिन अगर प्रेफर होता है, प्रेफरेबल होता है, या कोई आई ओ आर समाप्त होने वाला वर्ड जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, तो इसके बाद देन कभी नहीं आता है, हमेशा टू लगाते हैं। तो आई प्रेफर कॉफी टू टी हो जाएगा। दोस्तों अगला वर्ड, ही डिनाइड टू एक्सेप्ट द एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। दोस्तों यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब भी डिनाई वर्ड आता है तो इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। यहाँ पर हमें जीरण चाहिए होता है, तो टू एक्सेप्ट का जीरण हो जाता है एक्सेप्टिंग। आंसर हो जाएगा बी। अगला है द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई ही वाज लेट फॉर द क्लास। अब देखिए बच्चों याद रखिएगा, जब हम डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं और अगर आस्क्ड आता है तो उसके साथ कंजक्शन या तो इफ आता है या कोई डब्ल्यू बढ़ाता है, उसके साथ दैट कभी नहीं आता है। तो यहाँ पर वाई लगा हुआ तो दैट नहीं आएगा। द टीचर आस्क्ड व्हाई ही वाज, आंसर हो जाएगा बी। ही सीनियर देन मी। देखिए अभी मैंने पढ़ाया था कि अगर हमारा कंप्यूटर डिग्री आई ओ आर समाप्त होता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, टू, देन नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए सीनियर आया हुआ, आई ओ आर, तो यहाँ पर देन नहीं होगा, टू हो जाएगा, ही सीनियर टू मी, आंसर बी। तो मुझे लग रहा है ये सारे सेंटेंस क्लियर हो गए ना, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हैं। अब क्लोज पैसेज। दोस्तों क्लोज पैसेज क्या होता है, आपको पता है कि एक पैसेज दिया गया होता है और उसमें कुछ क्लोजेस यानी कि इस तरह से कुछ ब्लैंक होते हैं और यहाँ पर नंबरिंग पड़ी होती है, फिर नीचे क्वेश्चंस होते हैं जिसके 31 30 होते हैं, और जहाँ पर ब्लैंक होता है वहां पर कोई एक वर्ड गायब कर देते हैं, जो इन चारों में से एक कोई वर्ड होता है। तो आपको बस करना क्या होता है, यू हैव टू जस्ट रीड दिस पैसेज, इसको पढ़ते जाओ और ट्राई टू फाइंड आउट द इसका मीनिंग क्या है, उसको जानने की कोशिश करो और सुइटेबल वर्ड भरते जाइएगा। तो आइए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, ध्यान रखिएगा, क्लोज पैसेज हो या आरसी हो, दोस्तों इनका नाम होता है कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन वर्ड बनाया गया कॉम्प्रिहेंड से, यानी हमें इसको कॉम्प्रिहेंड करना होता है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना होता है, बस। अब कैसे देखिए समझते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी रिमेन्स अमिड जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब देखिए जो ग्लोबल आर्थिक रिकवरी है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में कैसी बची हुई है, कैसी रह गई होगी। अब दोस्तों यार भी जब हमें क्या देखना होता है कि बात टेंशन की हो रही है तो यानी कि रिकवरी भी निगेटिव होगी। तो देखिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। स्टेबल स्थिरता है, ये नहीं होगा। सर्टन निश्चित है, ये सब पॉजिटिव वर्ड नहीं। तो कैसी हो गई रिकवरी, फ्रेजाइल हो गई होगी। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक हो गई है, कमजोर हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिएगा, पॉलिसी मेकर्स मस्ट, अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो नीतियां बनाते हैं, मस्ट प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज, उनको बहुत एक्टिव स्ट्रेटजी को, अब देखिए स्ट्रेटजी एक्टिव है, स्ट्रेटजी पॉजिटिव वर्ड, तो यानी हमें यहाँ पर करना चाहिए पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो स्ट्रेटजी क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, एडॉप्टिंग करेंगे, एडॉप्टेड करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपको वर्ब का सही फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूल होता है कि जब भी मस्ट आता है तो मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ए, मस्ट एडॉप्ट प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, स्टेबलाइज मार्केट को। जबकि वाइल इन्फ्लेशन, और दूसरा कैसे, इन्फ्लेशन को क्या करना चाहिए, इसको अब देखिए यहाँ पर क्या है, कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, वाइल, जबकि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल करना चाहिए।
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी कि जो अच्छे से रिफॉर्म है आर टू इंश्योर लॉन्ग टर्म रेजिलियंट, यानी कि ये जो होते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो जरूरी हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए बात है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, तो ऑप्शनल वर्ड नहीं आएगा, अवॉइडेबल नहीं आएगा, इररिलेवेंट तो कैसा है, एसेंशियल है, जरूरी है। जरूरी क्यों है, लॉन्ग टर्म रेजिलियंस के लिए, स्थिरता के लिए। फिर भी पॉलिटिकल विल ऑफन, जो पॉलिटिकल विल होती है, द पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो देखिए यहाँ पर बात निगेटिव हो रही है या पॉजिटिव हो रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो जो पॉलिटिकल विल होती है वो क्या करती है, वो तय करती है किसको, किसी योजना के इम्प्लीमेंटेशन की गति को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटरमाइंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विल सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन का। देखिए क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो एनवायरनमेंट की स्थिरता है, इज नो लॉन्गर अब देखिए ये अब क्या नहीं बची हुई है, चॉइस, कंपल्जन, बर्डन या ड्यूटी, यानी ये अब कोई, देखिए आगे क्या लिखा है, नेसेसिटी, बच्चों बट कंट्रास्ट करता है, तो यानी कि अब ये नेसेसिटी है, तो नेसेसिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी अब ये कोई चॉइस नहीं है, अनिवार्यता है। गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस जो हैं मस्ट एक्ट, उनको काम करना चाहिए, टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, यानी कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, तो क्या करना चाहिए उनको, 30% क्या करें, डिसाइसिवली, रैंडमली, स्लोली या पैसिवली। तो देखिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, यानी कि गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन हैं मस्ट एक्ट, उनको क्या एक निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए, डिसाइसिवली निर्णायक ढंग से क्या करना है, रिड्यूस करना चाहिए कार्बन फुटप्रिंट्स को, और क्या है, इनोवेशंस, क्या जो नई नीतियां हैं, नए प्लान हैं, ग्रीन ट्रांजिशन, तो वो क्या कर सकते हैं, ग्रीन ट्रांजिशन को क्या कर सकते हैं दोस्तों, ग्रीन ट्रांजिशन को हिंडर कर सकते हैं या एक्सीलरेट कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अच्छा काम हो रहा है, ग्रीन ट्रांजिशन की बात हो रही है, इनोवेशन की बात हो रही है, तो वर्ड पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव वर्ड क्या है, उसको एक्सीलरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हिंडर रोकना नेगेटिव वर्ड है, ब्लॉक रोकना नेगेटिव वर्ड है, डिले देना होता है। लेकिन अब देखिए आगे बट है तो कंट्रास्ट हो जाएगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो होता है वो इक्वली कैसा होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, और ये बात हमारे लिए कैसी है, यानी कि वो चीजों को क्या करती है, ट्राइवियल, क्रिटिकल, यानी वो जरूरी है, तो जरूरी है, ठीक है, ट्राइवियल अनइम्पोर्टेंट होता है, ये नहीं होगा, माइनर छोटा होता है, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल है, जरूरी है, और क्या है, कलेक्टिव एफर्ट जो होता है विल मीनिंगफुल चेंज, यानी जो कलेक्टिव एफर्ट है वो मीनिंगफुल चेंज को लाते हैं, तो बात पॉजिटिव हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ड्राइव यानी ब्रिंग, वो मीनिंगफुल रिजल्ट को लाते हैं। आइए दोस्तों आगे करते हैं, आरसी है, रीडिंग पैसेज है, तो करते हैं। देखिए इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो विदेशी नीति है, हैज इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज्ड, वो बढ़ गई है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के मामले में, इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि अब हमारा हिंदुस्तान जो होता है वो मल्टीपोलर यानी कई क्षेत्रों में अपना इंडिपेंडेंट हो रहा है, वाइल जबकि मेंटेनिंग रिलेशंस, अब क्या हो रहा है, इंडिया रिलेशन मेंटेन कर रहा है पावर्स, शक्तिशाली देशों के साथ, इट सीक्स टू सेफ गॉड, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन सबसे रिलेशन बनाने से पहले भारत क्या करता है, अपना सुरक्षा देखता है और नेशनल इंटरेस्ट देखता है, थ्रू डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप तो कईयों से करनी है, लेकिन देखना होता है इंडिया का फायदा किसमें, जैसे देखिए अभी हमारा अमेरिका के साथ डील चल रहा है, तो देखा होगा कई महीनों से डील चल रहा है, क्यों नहीं डील डिसाइड हो पा रहा है, क्योंकि हमारा कंट्री क्या कर रहा है, वो सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट देखता है, अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं, हमारा फायदा किसमें है। तो जैसे देखा होगा कि ट्रम्प जो है डेयरी फार्म में कूदना चाह रहे हैं, और हमारा डेयरी फार्म फार्मर देखता है, इसलिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री क्या करें, उस इंटरेस्ट की वजह से उसमें डील नहीं कर रहे हैं। हाउएवर फिर भी बैलेंसिंग दीज रिलेशनशिप, यानी हमें बैलेंस भी करना होता है
इसके लिए रिक्वायर होता है केयरफुल, यानी एक अच्छी रणनीति चाहिए होती है। और देखिए रणनीति क्या होता है कि जब अमेरिका से रास्ता बंद होता है तो हम रसिया की तरफ चले जाते हैं या हम चाइना की तरफ चले जाते हैं, तो ये बैलेंस बनाना पड़ता है, स्पेशली एमिड शिफ्टिंग ग्लोबल अलायंसेस। क्योंकि आज के दौर में क्या हो रहा है, हमारे जो वैश्विक देश हैं उनके अलायंस शिफ्ट होते रहते हैं। देखा होगा कभी चाइना अमेरिका के पास चला जाता है, कभी दूर हो जाता है, कभी रसिया चाइना मिलने लगते हैं, कभी रसिया इंडिया क्लोज हो जाता है, तो ये सब शिफ्ट चल रहा है। अब देखिए इस समय यूएई के साथ हमारे संबंध अच्छे चल रहे हैं। एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, और क्योंकि इस समय आर्थिक अस्थिरता भी चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेन आइडिया, इस पैसेज में मेन आइडिया क्या है, हम बात किसकी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेड पॉलिसी बात नहीं हो रही है, मिलिट्री एक्सपेंशन की बात नहीं हो रही है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, बात हो रही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। हम अपने क्षेत्र में ऑटोनॉमी लाते हैं। दोस्तों अगला है मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, तो मैंने पढ़ा था मल्टी मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो अब देखिए मैनी हो गया और यानी कि कई शक्तियों वाला देश बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैनी सेंटर्स, यानी कि मल्टीपोलर, कई स्तंभ बन रहे हैं, कई केंद्र बन रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। इंडिया का एम क्या है, टू डिपेंड ऑन कंट्री, डिपेंड करना नहीं, अवॉइड डिप्लोमेसी नहीं, ट्रेड को रिड्यूस करना नहीं। तो इंडिया का क्या है, देखिए इंडिया है अपना नेशनल इंटरेस्ट के लिए देखता है, तो प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, की चैलेंज, यानी कि कौन कौन से चैलेंजेस बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर की बात नहीं करी गई, एजुकेशन की बात नहीं करी गई, पॉपुलेशन की बात नहीं करी गई, बात किसकी करी जा रही है, डिप्लोमेसी, कूटनीति बैलेंस की बात हो रही है। दोस्तों अगला बढ़ते हैं, डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप। डाइवर्स मतलब होता है मल्टी, मैनी, तो हमारी पार्टनरशिप क्या, पार्टनरशिप क्या संबंध होते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल अलायंसेस, यानी अब कई अलायंस, कई देशों से गठबंधन हमारा हो रहा, छोटे छोटे देशों को भी मिला रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे इस पैसेज में टोन कैसी है, तो देखिए फिर से वही बात, हम एनालाइज कर रहे हैं कि चीजें कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, तो एनालिटिकल टोन में आती है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सेफ गार्ड का मतलब क्या है। तो सेफ गार्ड का मतलब होता है इग्नोर करना नहीं होता है, रिड्यूस करना नहीं होता है, डिले करना नहीं, सेफ सुरक्षित होता है मतलब प्रोटेक्ट करना, देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। पैसेज हमें क्या सजेस्ट करता है, अलग होना, नो, आइसोलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, विड्रायल की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों बात किसकी, हम एंगेजमेंट, अन्य कंट्री के साथ हमें एंगेजमेंट होना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा। शिफ्टिंग अलायंस, यानी जो अलायंस शिफ्ट हो रहे हैं कि कभी इंडिया रसिया के साथ हो जाता है, इंडिया अमेरिका के साथ हो जाता है, चाइना रसिया के साथ हो जाता है, तो ये क्या सलाह देता है, ये क्या बताता है कि इस समय विश्व में क्या है, विश्व में चीजें कैसी हैं, बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, कौन किसका दोस्त है पक्का नहीं है। अब कह रहा है बेस्ट टाइटल क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि हमारा टाइटल क्या होगा। तो क्या इकोनॉमिक बात हो रही है, नहीं, ग्लोबल ट्रेड की बात हो रही है, नहीं, मिलिट्री पावर की बात हो रही है, नहीं, बात किसकी हो रही है, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी हमारी कैसी है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों आगे पढ़ते हैं, पैराजंबल। पैराजंबल में क्या होता है, जैसे ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमें जंबल्ड हैं। दोस्तों जंबल्ड का मतलब है ये मिक्स्ड हैं, इनको हमें रीअरेंज करना होता है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए। तो बताना होता है इसमें फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, ठीक है। तो ये पहला है कि क्लाइमेट पॉलिसीज रिक्वायर ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी जो क्लाइमेट जो पॉलिसीज हैं इनको ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए होता है। नेशंस ऑफन प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक, लेकिन हर राष्ट्र अपने इंटरेस्ट देखता है। दिस क्रिएट्स चैलेंजेस, और जिसकी वजह से इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंज आते हैं। फिर भी कोलेबोरेशन रिमेन्स एसेंशियल, लेकिन सहयोग जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार्ट किससे करेंगे, स्टार्ट हो रहा है आपका, किससे स्टार्ट हो रहा है, क्लाइमेट पॉलिसी से। तो पहला ए हो जाएगा कि क्लाइमेट पॉलिसी जो है ये ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है।
अब यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेशन कैसे होगा देश से, तो अगला पर ये दूसरा ये हो रहा है कि नेशन जो है ये इनको अपने देश को इंटरेस्ट को दे प्रायोरिटी। अब इससे तो आप आगे क्या हो रहा है, इससे क्या हो जाता है, चैलेंज आते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। तो अगली तीसरी बात हो रही है, अब फिर रिजल्ट क्या आता है कि कोलेबोरेशन भी चाहिए होता है, तो अगला हो जाएगा हमारा डी। तो सीक्वेंस सीधा बना हुआ है इसमें, यहाँ पर ABCD हो रहा है, आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों अगला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा, हैज ट्रांसफॉर्म्ड गवर्नमेंट्स डिलीवरी, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने सरकार की डिलीवरी में भी बड़ा बदलाव लाया है। ठीक है, फिर भी क्या हो रहा है, गैप्स इन एक्सेस स्टिल परसिस्ट, यानी अभी भी बहुत गैप है कई क्षेत्रों में, कोई धनी है कोई पुअर है। दिस लिमिट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ, तो इससे क्या होता है, हमारी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत है वो कम पड़ जाती है। गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस, लेकिन अब सरकार को क्या करना चाहिए, इन डिस्पैरिटीज को एड्रेस करना चाहिए जल्दी से, यानी कि जहां पर चीजें कम है उनको पूरा करना चाहिए। यहाँ पे देखिए सब सीक्वेंस लगा हुआ, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ABCD ए जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, महंगाई क्या करती है, लोगों की परचेजिंग पावर को मतलब अफेक्ट करती है। सेंट्रल बैंक जो है प्रयास करते हैं चीजों को कंट्रोल करने की, कैसे, पॉलिसी बना करके। देखिए अगली बात ये हो रही है, फिर भी क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर जो आ जाते हैं वो कॉम्प्लिकेट, इसको कठिन बना देते हैं। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट में चुनौतियां आती हैं। तो देखिए यहाँ पर सब एक सीक्वेंस चल रहा है, इसका भी आंसर हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट एग्रीमेंट जो होता है रिक्वायर ग्लोबल कोऑपरेशन, इसमें वैश्विक सहयोग चाहिए होता है, लेकिन मैनी नेशंस स्ट्रगल, कई राष्ट्र संघर्ष कर रहे हैं, मीट देयर कमिटमेंट, अपने वादों को पूरा करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज यानी कि आर्थिक प्रायोरिटी जो होती है ऑफन ओवरराइड एनवायरमेंटल कंसर्न को बढ़ा देते हैं, जिससे कि वीकेंस कलेक्टिव क्लाइमेट एक्शन, ये हमारा कमजोर पड़ जाता है। इसमें भी सीक्वेंस सही लगा हुआ, आंसर हो जाएगा ABCD। दोस्तों अगला है देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, एजुकेशन रिफॉर्म्स एम टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। एजुकेशन में जो रिफॉर्म होता है तो पढ़ाई के आउटकम इंप्रूव होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स इनकंसिस्टेंट अक्रॉस, अभी क्या है, अभी दूसरा ये आएगा, पहला ही होगा। अब क्या होता है, एजुकेशन रिफॉर्म कैसे होता है, उसमें रिसोर्सेस ही होते हैं, रिसोर्सेस कॉन्स्टेंट्स फर्दर हिंडर प्रोग्रेस। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो एजुकेशन में जो चीजें हो रही हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा कि जब जो रिफॉर्म है उसको हमें इंप्लीमेंट करना, दूसरा ये हो जाएगा इंप्लीमेंटेशन रिमेन क्या करता है, कंसिस्टेंट अक्रॉस स्टेट, ये हमारा। अब आगे क्या, इसका परिणाम क्या होता है, डिजायर्ड आउटकम जो है वो नहीं मिल पाता है, और क्यों नहीं मिल पाता है, फिर चौथा ही हो जाएगा रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स फर्दर हिंडर प्रोग्रेस, और ये प्रोग्रेस को रोक देते हैं। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ABDC। अब आइए है इडियम्स एंड फ्रेजेस, लास्ट पड़ाव पर हम लोग आ रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला है ब्रेक द आइस। देखिए ब्रेक द आइस को, देखिए इडियम्स को लर्न कैसे करें। सबसे पहले इडियम्स का मतलब होता है, इसके जो इडियोमेटिक मीनिंग है उसको तो बाद में, पहले इसका वर्बल मीनिंग क्या है वो समझते हैं। ब्रेक माने तोड़ना, आइस माने बर्फ को तोड़ना। देखिए होता क्या है, जैसे अटलांटिक ओशन वगैरह है जहां पर बर्फ ही बर्फ है, लोग नहीं रहते हैं, तो बिल्कुल सन्नाटा रहता है। लेकिन जब धूप निकलती है तो बर्फ चटकती है, तो एक आवाज आती, खामोशी की एक बात बाद में आवाज आती है, तो यानी कि ब्रेक ऐसा हो जाता है, स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू कर देना। अंडर द वेदर, अब देखिए मौसम के नीचे, वेदर मतलब मान लो बैड वेदर, तो अगर बैड वेदर में सब चीजें हो रही हैं तो मामला कैसा है, इल है, खराब है। इन द लॉन्ग रन मतलब काफी देर तक दौड़ने के बाद,
यानी कि काफी देर प्रयास करने के बाद जो होता है वो परिणाम होता है। तो आंसर हो जाएगा इवेंचुअली, मतलब परिणाम स्वरूप, या कह सकते हैं रिजल्टेंटली। कट कॉर्नर्स, अब देखिए अगर हम जैसे सपोज कोई काम कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो उसको थोड़े कॉर्नर कम कर देते हैं, यार थोड़ा छोटा कर लो, यानी कि पैसा, जैसे बिल्डिंग बना रहे बड़ी है, पैसा कम है तो नहीं थोड़ा कम कर लो यार, इतना कम कर लो, तो यानी कि क्या है, उसको थोड़ा सा सस्ता कर लेते हैं, डू समथिंग चीपली। और दोस्तों लास्ट वर्ड है आपका है थ्रू इन द टॉवल। इसको कैसे पढ़ोगे कि जैसे देखा होगा जब प्लेयर्स खेलते हैं मैदान में, तो कैसे देखिए पढ़ोगे, जब प्लेयर्स खेलते हैं तो देखा पसीने से भीग जाते हैं, तो उसमें जैसे दो टेनिस प्लेयर हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं, और इसके बाद जब एक हार जाता है, तो जो हार जाता है वो अलग आकर के अपनी चेयर बैठ करके और टॉवेल से अपना सर छुपा लेता है, और जो जीतता है वो कोर्ट पे खड़ा होकर के अपना प्रशंसा करता है, अपने हाथ खड़े करता है। तो यानी जो टॉवेल में अपने आप को छुपा लेता है, तो वो क्यों छुपा लेता है, क्योंकि वो इंसान जो होता है गिव अप कर देता है, सरेंडर कर देता है, या कह सकते हैं हार जाता है, ऐसे करो। तो दोस्तों ये था आज का एडिटोरियल से लिया गया इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो जो चीजें जरूरी थी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, कॉम्प्रहेंशन और आपका आरसी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर पहली बार हमारे इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर आए तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए एडिटोरियल पेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।